फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लॉ की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऐसी न्यूज जिसका आप सभी ने अभी हाल में बहुत हर रील्स में भी देखा होगा कि इंडिया गोज लेटेंट नाम का जो शो है, जहां पर रणबीर अलाहाबादिया ने एक अभद्र टिप्पणी का उपयोग किया था और एक बहुत गलत बातें बोली थी इस शो पर आकर। और कहीं ना कहीं इस शो में हर एपिसोड्स में जजेस ने, कंटेस्टेंट्स ने गलत बातें बोली हैं, लेकिन अब ये शो आके बहुत ज्यादा हाई लाइमलाइट में आया था। आज हम आप सभी के सामने ये डिस्कशन करेंगे कि जो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कि ये केवल ऐसा शो नहीं कि यहाँ पे अभद्र भाषा का उपयोग होता है। लोग केवल लाइक्स, रील्स के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत गलत वीडियोस अपलोड करते हैं, अश्लीलता का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अलग अलग वीडियोस पर। ये तो एक एग्जाम्पल है जिसने अपने सभी लेवल्स को क्रॉस कर दिया है। तो आज हम आपके सामने कंट्रोवर्सी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियोस आप खुद देख चुके होंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो देश का कानून है वो इसके बारे में क्या बात करता है। ऑब्ससिनिटी, जिसे हम बोलते हैं अभद्रता, इसके बारे में क्या कानून है, कौन कौन से लॉज हैं जो इन सब से डील करते हैं। यदि इनके ऊपर केस हुआ तो किस सेक्शंस में इनके खिलाफ एफआईआर होंगी। और हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कोर्ट है वो किस प्रकार के एक्ट्स को ऑब्सीन मानता है और किसको ऑब्सीन नहीं मानता। हम आज डिटेल में इसका डिस्कशन आपके साथ करेंगे, ताकि आपको भी पता हो कि कौन सा पर्टिकुलर एक्ट किसी व्यक्ति का अपने आप में ऑब्सीन, जिसे बोलते हैं अभद्र, माना जाएगा या नहीं। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा हाल ही में इंडिया गोज लेटेंट एक शो आता है, एपिसोड रन होता है यूट्यूब के ऊपर। इसी में रणवीर अलाहाबादिया आए थे और उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी का उपयोग किया जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अलाहाबादी जो अलाहाबादिया हैं, जिसका एक यूट्यूब चैनल है, पॉडकास्ट है, और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट ये करते हैं, जिससे कि जो हमारा यूथ है वो एक यूथ आइकन है, उन्हें मोटिवेट करते हैं हर एस्पेक्ट में, चाहे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, फिजिकल फिटनेस का एस्पेक्ट हो, किसी भी एस्पेक्ट्स में हो। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने सभी लेवल को क्रॉस किया और कहीं ना कहीं अपनी इमेज भी गिराई। और ये भी डाउटफुल है कि उनकी रियल इमेज एग्जैक्टली है क्या। और ये केवल एक पर्टिकुलर शो ऐसा नहीं कि इसी ने ऐसा अभद्रता फैलाई है। और इसके अलावा यदि हम बात करें, रिसेंट में एक शो आता था जिसे हम बोलते हैं एआईबी रोस्ट। एआईबी रोस्ट भी ऐसा ही शो था जहां पर आप रोस्टिंग करते थे और डार्क कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी कंटेंट पब्लिक को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एक गलत मैसेज आगे फॉरवर्ड करता है हमारी यूथ को, हमारे छोटे बच्चों तक ये गलत मैसेज आते हैं इन कंटेंट के माध्यम से। तो इस केस में भी दोस्तों, जो एआईबी रोस्ट हुआ था, इसमें भी मुंबई पुलिस ने ऑब्सोनिटी चार्जेस लगाए थे इस शो के ऊपर, और अल्टीमेट ये शो शट डाउन हो गया था। तो और करंट वाला जो केस है, इंडियाज गोट लेटेंट, इसमें भी इन्होंने ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दी, डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट्स दी, इनफैक्ट टुवर्ड्स द लेडीज, टुवर्ड्स द वुमेन, एंड इनफैक्ट टुवर्ड्स किसी को क्रिटिसाइज करना, उनको उनको गलत फील कराना, आपने अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया अपने शोज पर। इसी के खिलाफ जाकर इनके खिलाफ कंप्लेंट्स हुई। देखिए, ये आईबी शो था जो अभी रिसेंटली बंद किया गया था, इसी के चलते कि ये हॉरर कॉमेडी के नाम पर कुछ भी कंटेंट दे रहे थे पब्लिक को, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंसरशिप नहीं चलती यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ, इसमें मेन जो एक्यूज थे, इसमें आपके रणवीर अलाहाबादिया थे, समय राणा। देखिए, हम नहीं जानते कौन समय राणा थे, आज तक मैंने इनका नाम नहीं सुना था। ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आए, केबीसी पर, जिसको हम भी फॉलो करते हैं। यहाँ पर आगे पता लगा हाँ कि ये किस कॉमेडियन है, लेकिन जब इनके कंटेंट को देखा मैंने भी, तो कंटेंट कहीं ना कहीं सेटिस्फाइंग नहीं था। बहुत ही हॉरर कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी दे रहे हैं, और क्या गलत मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं हमारी यूथ को। जस्ट आप कुछ पैसा कमाने के लिए, एक अच्छे अपने आप को स्टार बनाने के लिए आप कुछ भी कंटेंट परोसेंगे तो आप बहुत गिरेंगे। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पाने के लिए आप अच्छा कंटेंट दीजिए जो किसी को हेल्पफुल हो। आप वो कंटेंट दीजिए जिससे लोग खुश हो सके और कुछ सीख के जाएं आपसे, फिर आप पब्लिक के लिए यूथ आइकन बनिए। इसी प्रकार आशीष चंचलानी है, अपूर्वा मखीजा है, और जो ऑर्गेनाइजर्स है इंडियाज गॉट टैलेंट के, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इनके ऊपर केस फाइल हुआ है। ये देखिए दोस्तों, हम ही जैसे लोग हैं जो इनको, हमारी यूथ है जो इनको इतना बड़ा फेमस स्टार बना देती है, और ये केबीसी तक पहुंच गए। सोचिए, इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए, और किसके दम पर? एक हॉरर कॉमेडी के नाम पर आप इतना गंदा कंटेंट फ्लो कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, और क्या मैसेज आप फैलाना चाहते हैं पब्लिक के बीच में। तो ये ऑब्सिनिटी ही है।
अगर आप ये कहेंगे कि हमारा राइट है ऑब्सनिटी का कि हम किसी को भी जो चाहे परोसना वो परोस सकते हैं, आप सुनो या ना सुनो वो आपका राइट है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है इसका आपको हम आगे बताएंगे कि हमारा संविधान जहां आपको फ्रीडम देता है स्पीच एक्सप्रेशन की, कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन वहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप मोरलिटी का भी स्तर होता है, उससे आप नीचे नहीं गिर सकते। देखिए, कंप्लेंट फाइल की गई थी निखिल रुपेल के द्वारा थ्रू एडवोकेट अली काफिज, और देखिए कंप्लेंट्स बहुत सारी फाइल की गई थी। एडवोकेट सत्यम सुराना, अलग अलग स्टेट्स में कंप्लेंट फाइल की गई है, और जो हमारे सीएम्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट्स दी है कि इस शो में काफी अभद्रता फैलाई गई, स्पेशली इस स्टेटमेंट के बाद से, और एक एफआईआर भी लॉन्च की गई है। देखिए सेक्शन, अगर हम बात करें बीएनएस की, जो पहले आईपीसी होता था हमारा इंडियन पीनल कोड, अब हम बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून हुआ है, इसमें सेक्शन 79, 95 टू 94 टू 96 और आईटी एक्ट सेक्शन 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है इनके खिलाफ, और मुंबई पुलिस ने अपनी इंक्वायरी भी स्टार्ट करी है। एनएचआरसी ने भी रिक्वेस्ट किया था यूट्यूब चैनल्स को कि आप इस वीडियोस को हटाइए अपने चैनल से, और यूट्यूब ने भी अपने इन वीडियोस को, जो अभी इंडिया गोट लेटेंट शो है, उसकी वीडियोस को हटा दिया है यूट्यूब चैनल से। सो देखिए, हम बात करते हैं, पहली बात ऑब्सनिटी होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं अभद्रता, अभद्र भाषा का उपयोग करना, अश्लीलता करना, इसे हम बोलते हैं ऑब्सनिटी। तो यदि हम बात करें ऑब्सनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिसका हम उपयोग करते हैं, ऑब्सनिटी का मतलब होता है ऑफेंसिव, कि आप किसी व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो ऑफेंसिव हो, जैसे किसी के रंग के ऊपर बात करना, किसी की हाइट छोटी है बड़ी, आप उसके ऊपर कुछ मजाक कर रहे हैं, कोई मोटा है पतला है, आप उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, या बेस्ड ऑन कि व्यक्ति साउथ से आता है, नॉर्थ से आता है, नॉर्थ ईस्ट से आता है, आप ऐसी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं जिसे व्यक्ति ऑफेंसिव फील करे, या जो मोरलिटी के ग्राउंड्स है, जिस समाज में हम रहते हैं, एक मोरल स्तर होता है कि आप किस तरीके से भाषा उपयोग करें। यदि आप सोसाइटी के हिसाब से अगर मोरल्स फॉलो नहीं करेंगे और कुछ ऐसा बोल देंगे जो अगले को ऑफेंसिव फील हो, तो वो भी अपने आप में ऑब्सनिटी बन जाता है, कि जो मोरल्स के खिलाफ जाता है, मतलब किसी व्यक्ति को डिग्रेड करने की कोशिश करना, ये होता है ऑब्सनिटी का मतलब। देखिए हमारा जो देश का कानून है वो इसके रिगार्डिंग क्या बात करता है, हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से एक्ट्स है जो इनसे डील करते हैं। पहले हम बात करते हैं अपने भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब हम बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, जहां पर सभी लोग बोल के बोलते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमें बोलने की आजादी है, हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। बिल्कुल, आपको बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 का ए पार्ट में। लेकिन कहते हैं ना कि यदि आपको राइट है तो उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, जो 19 क्लोज 2 बताता है। ये बोलता है, बात करता है डिसेंसी, मोरलिटी या पब्लिक ग्राउंड के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, कि आप ऐसी किसी भाषा का उपयोग ना करें जो मॉरल्स के खिलाफ हो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरलिटी, डिसेंसी एंड पब्लिक ऑर्डर, कि जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जिस भाषा से, या मोरलिटी के खिलाफ जाए, पब्लिक के मोरल्स के खिलाफ जाए, आप ऐसी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इस केस में उपयोग की गई थी। कहीं ना कहीं आपने भी मोरलिटी के जो ग्राउंड्स है उसको ब्रेक किया, पब्लिक ऑर्डर को ब्रेक किया, इसीलिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं स्पीच एक्सप्रेशन के ऊपर। अगला हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड। देखिए अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड की, तो हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उसमें सेक्शन बात करता है पहले 292 की, 293 294, ये सेक्शंस डील करते हैं ऑब्सनिटी के रिगार्डिंग। कि देखिए सेक्शन 292 बात करता है कि आप किसी भी प्रकार का जो ऑब्सीन मटेरियल होता है, ना उसे आप पब्लिश करेंगे ना एडवर्टाइज करेंगे मार्केट के अंदर, ये इसके ऊपर सीधा सीधा बैन करता है। 293 बात करता है कि आप जो माइनर बच्चे होते हैं आप उनको ऑब्सीन मटेरियल नहीं बेचेंगे। 294 बात करता है कि आप पब्लिक प्लेस में, यदि आपने पब्लिक प्लेस में किसी प्रकार का अभद्र अश्लील एक्ट किया या कुछ सॉन्ग गाया, तो वो भी अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये बोलते हैं हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के ऊपर, और ये अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है आईपीसी के अंदर। और अगर हम बात करें
भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करके बनाया है, इसके करंट सेक्शंस है सेक्शन 79, 95 टू 94 टू 96 बीएनएस के। इन सेक्शंस के तहत आपको सजा हो सकती है। देखिए सेक्शन जब 292 आप पढ़ेंगे, जहां पर बोला गया है कि आप ऑब्सीन बुक्स है, मटेरियल्स है, पेंटिंग है, कोई भी कंटेंट है, ऑब्जेक्ट है, यदि वो ऑब्सीन है अपने आप में, तो आप उसको नहीं बेच सकते, उसके ऊपर बैन है। तो इसमें बताया गया कि ऑब्सीन का मतलब क्या होता है। देखिए ऑब्सीन का डिफाइन नहीं है एक्सप्रेसली कि ऑब्सीन कैसे आप डिफाइन करेंगे, लेकिन क्या चीज ऑब्सीन हो सकती है ये बताया गया है। जैसे अ बुक पैम्पलेट मे बी कंसिडर्ड ऑब्सीन इफ इट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट्स और इज इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल थॉट्स, कोई सेक्सुअली एप्रोप्रिएट थॉट्स एक्साइट होते हैं, या फिर मोरली हार्म और करप्ट द पीपल, आपने कोई ऐसी चीज या ऑब्जेक्ट मार्केट में सर्कुलेट कर दिया है जिससे कि व्यक्ति के मोरल्स है वो हार्म होते हैं, व्यक्ति की जो थॉट प्रोसेस है उसको देखने के पढ़ने के बाद वो करप्ट हो सकती है थॉट, या फिर आपने यदि कोई ऐसा ओवरऑल इफेक्ट देखे किसी कंटेंट का, ऐसा आपने कंटेंट बनाया है जिससे ओवरऑल व्यक्ति की सोच मोरली डाउन हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है, वो भी अपने आप में ऑब्सीन माना जाएगा और इनको आप बेच नहीं सकते। देखिए सेक्शन 292 बोलता है कि यदि आपने ऐसे ऑब्सीन मटेरियल को बेचने की कोशिश करी, सेलिंग, मेकिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग या एडवर्टाइजिंग की प्रमोट किया, अटेम्प्ट किया ऐसे ऑफेंस के लिए, तो वो अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है, जिसकी सजा भी है। देखिए यदि आप पहली बार कन्विक्ट हुए हैं तो 2 साल तक की सजा है और 2000 रुपए तक का फाइन है। रिपीट ऑफेंस किया आपने तो 5 साल तक की सजा और 5000 रुपए तक का फाइन। देखिए इसके बाद अगर बात करते हैं इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब अलग अलग मीडिया यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास है आईटी इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। वहां भी देखिए सेक्शन 67 बात करता है कि यदि आपने किसी प्रकार का ऑब्सीन मटेरियल को ऑनलाइन पब्लिश किया या ट्रांसमिट किया, जैसे इस केस में हुआ कि आपने यूट्यूब पर ऐसी अभद्रता भाषा का उपयोग किया और उसे अपलोड किया, पब्लिश कर दिया ऑनलाइन मार्केट में, तो वो अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है। और 67A बात करता है यदि आपने किसी प्रकार का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मार्केट में निकाला, पब्लिश किया, तो पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 67 भी बात करता है वही कि चिल्ड्रन के जो सेक्सुअल कंटेंट है यदि वो दिखाने की आपने कोशिश की ऑनलाइन, वो पनिशेबल है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है कि आप महिलाओं को किसी प्रकार से अश्लीलता, अभद्रता का प्रयोग नहीं कर सकते, कहीं किसी राइटिंग में, पब्लिकेशंस में, पेंटिंग्स में आप ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते महिला को जो इनडिसेंट हो, अपने आप में जो अभद्र लगे, आप इस प्रकार का भी उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए सोचो इसके लिए पूरा एक्ट बनाया गया स्पेशली महिलाओं की सेफ्टी के लिए कि महिलाएं कोई आइटम नहीं है कि आप उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करें, इसीलिए एक्ट लाया गया था इनको बैन करने के लिए कि आप उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश ना करो। अगला आया था सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952, जो फिल्म्स के ऊपर कैंची चलाता, आपने सुना होगा ना कि ये मूवी आई है, इस मूवी में कैंची चल गई, इसका ये सीन काट दिया गया, इसका ये सीन अभद्र था काट दिया गया। इसके लिए आया था सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952, जो कि अभी हाल ही में 2023 में इसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स की गई है और इसको मॉडिफाई किया गया एक्ट के अंदर, जहां पर मूवी को, जब भी मूवी आप थिएटर्स में देखते हो वहां पे हमेशा लिखा होता है +18 +13 ईयर्स, और जो भी उसमें ऑब्सीन कंटेंट होता है पहले मूवी चेक की जाती है, उसे कट कर दिया जाता है उस पोर्शन को जो ऑब्सीन लगता है अपने आप में, बाद में मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा ये कहना है कि जो हमारा सोशल मीडिया है, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, आजकल इतनी अभद्रता फैल चुकी है, जब भी आप वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं इतनी अभद्रता फैला दी गई है कि किसी प्रकार की वीडियोस निकल निकल कर आ रही हैं जस्ट टू गेट व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स, पैसा कमाने के लिए। तो हमारा ये मानना है कि इस सोशल मीडिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं कैंची चलनी चाहिए, मतलब इसके ऊपर भी कोई रूल्स रेगुलेशंस आने चाहिए। जो यूट्यूब है उसे ये देखना चाहिए कि किस प्रकार का कंटेंट यूट्यूब पर आ रहा है, ताकि यूट्यूब अपनी पॉलिसीज बनाए और ये चेकआउट करे कि कौन सा कंटेंट ऑप्शन है, और जो ऑप्शन कंटेंट है उसे तुरंत यूट्यूब से हटाए और अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करे और उसे इंप्लीमेंट करे, ताकि ऐसे ऑफेंसिव कंटेंट्स मार्केट में ना निकल कर आए जो बच्चों की सोच को खराब कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसी
एक्ट आनी चाहिए जो ऐसी चीजों को कट कर सके, रेगुलेशंस हो इनके ऊपर भी लगनी चाहिए रेगुलेशंस। देखिए हम बात करते हैं अब जो टेस्ट ऑफ ऑब्स्टिनिटी, हमने देखा कि ऑब्स्टिनिटी का एक्सप्रेसली का डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट्स ने, या हमारे जो पहले कोर्ट्स रहे हैं उन्होंने अलग अलग टेस्ट अपनाए ये समझने के लिए कि ऑब्स्टिनिटी क्या है, क्योंकि हर तरह की चीज ऑब्स्टिनिटी नहीं हो सकती। क्या पर्टिकुलर एक्ट, ऑब्जेक्ट, कोई पेंटिंग ऑब्सिन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, उसके ऊपर कोर्ट ने एक टेस्ट अपनाया था। देखिए हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हिकलिन टेस्ट की। ये केस दोस्तों 1868 का है, भारत की आजादी से बहुत पहले। तो उसमें थे हमारे लॉर्ड कॉकबर्न जस्टिस, उन्होंने एक टेस्ट अपनाया ऑब्स्टिनिटी को देखने के लिए कि देखिए ये कोई पर्टिकुलर बुक है, पेंटिंग है कि ऑब्जेक्ट है, क्या ये अपने आप में ऑब्स्सीन माना जाएगा या नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या टेस्ट अपनाया, देखिए उन्होंने बोला, देखिए हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमें डाउट है कि ये अपने आप में ऑब्स्सीन है या नहीं, कोई पेंटिंग है, कोई बुक है, कोई अदर कंटेंट ऑब्जेक्ट है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को एक व्यक्ति को दिखाएंगे और ये देखेंगे कि यदि उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उस व्यक्ति की सोच करप्ट होती है या उसे विचार उसके इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसी चीज को देखने के बाद, तो हम मानेंगे कि वो अपने आप में एक ऑब्स्सीन है। और लिखा है कि एनी पार्ट ऑफ इट, यदि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बुक है 100 पेज की बुक है, उस 100 पेज की बुक में यदि आपने एक पेज भी ऐसा दिखा दिया जो ऑब्स्सीन है, कि व्यक्ति ने उस किताब को देखा और उसकी सोच डिप्रेव हुई या करप्ट हुई, उसका माइंड ऐसा है कि जो करप्ट हो सकता है इस चीज को देखकर, तो वो भी अपने आप मानेंगे कि ऑब्स्सीन कंटेंट है ये। सोचिए पूरी बुक 100 पेज की है, एक पेज भी उसने ऐसा दिख गया कि हाँ ये अपने आप में ऑब्स्सीन है, जो करप्ट है और डिप्रेव कर सकता है किसी के माइंड को, उसके माइंड इन्फ्लुएंस हो सकता है इन चीजों से, तो वो अपने आप में माना जाएगा कि ऑब्स्सीन एक्ट है ये। इसके बाद आया, देखिए दोस्तों, एक आया रंजीत उदैशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है 1965 का। इसमें भी देखिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसी टेस्ट को अपनाया था, हिकलिन टेस्ट को, लेकिन इस हिकलिन टेस्ट में कुछ कमियां थी जिसको कोर्ट ने पकड़ा और कुछ मॉडिफाई किया। कोर्ट ने पहली बात तो ये बोली, देखिए आगे समझने से पहले इस केस के छोटे से फैक्ट समझ लीजिए ताकि आपको समझना आसान हो जाए। रंजीत उदैशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या हुआ था, एक बुक सेलर था, जैसे रेलवे स्टैंड के ऊपर, बस स्टैंड पे व्यक्ति किताबें बेचते हैं अपनी, तो वहां भी एक व्यक्ति किताब बेच रहा था, और वो एक किताब बेच रहा था जिसका नाम था किताब का इनोसेंस, ये लेडी चैटरलीस, लेडी चैटरलीस करके एक बुक थी जिसका वो बेच रहा था और अपने पास रखी हुई थी उसने। सोचिए यही एक्ट अपने आप में पनिशेबल हो सकता है। जो बुक सेलर था, जो बुक बेच रहा था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उसके पास वो बुक रखी थी, वो उसे बेच रहा था, अपने आप में पनिशेबल था। इसका मतलब कल को यदि वो बोल दे कि मेरे को तो इसकी पढ़ाई नहीं आती, मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं था कि ये अपने आप में इस प्रकार की बुक है जो ऑब्स्सीन है, तो मेरा ऑफेंस नहीं है। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये भी ऑफेंस हो सकता है अपने आप में, क्योंकि ऐसी किताबों को बेचना और रखना ही ऑफेंस है, भले ही आपको इसकी जानकारी हो या ना हो, आपके इंटेंशन से इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये केस था। तो इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, दो पॉइंट्स कोर्ट ने क्लियर किए। पहले कोर्ट ने बोला कि देखिए दो टर्म्स होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूडिटी, न्यूडिटी न्यूडिटी वर्सेस ऑब्सिन, ये दो टर्म्स बहुत अलग है। कोर्ट ने माना कि न्यूडिटी और ऑब्सिन हमेशा सेम चीज कभी नहीं हो सकती। न्यूडिटी ऑब्सिन तभी होगी जब वो न्यूडिटी किसी व्यक्ति की माइंड को करप्ट कर दे। और कोर्ट ने बोला दूसरी बात कि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एज अ होल देखेंगे। यदि 100 पेज की किताब है तो हमें उसे एज अ होल कंसीडर करना है, क्या वो पूरी बुक अपने आप में ऐसी है कि व्यक्ति के माइंड को करप्ट कर सकती है, उसके ऊपर गलत प्रभाव डाल सकती है विचारों का, तो हम कंसीडर करेंगे एज अ होल। और कोर्ट ने माना कि देखिए ऐसे केसेस में यदि आप पब्लिक गुड के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम है जो ऑप्शन है लेकिन पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो भी अपने आप में एक डिफेंस माना जा सकता है। तो इस केस में कोर्ट ने उस व्यक्ति को जो किताबें बेच रहा था, जो सेलर था, उसको इस केस में पनिश किया गया था, क्योंकि उसके पास ऐसी किताब पाई गई थी, रखी गई थी, बेच रहा था वो। इसके बाद हम बात करते हैं जो अभी जो करंट में जो केसेस चलते हैं और जहां कोर्ट आज की डेट में फॉलो करता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, कि जो आज की कम्युनिटी है उसके क्या स्टैंडर्ड्स है करंट में, उसके हिसाब से हम टेस्ट करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक बुक, एक पेंटिंग ऑब्स्सीन होगी या नहीं।
केस का नाम था अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014 सुप्रीम कोर्ट। ये हाल ही का केस है दोस्तों। इस केस में दोस्तों क्या हुआ था, देखिए पहले से हम फैक्ट जान लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। एक जर्मन की मैगजीन थी जिसका नाम था स्टर्न, और स्टर्न मैगजीन में क्या हुआ था, उसमें जो फ्रंट पे जो पिक्चर छिपती है, आपने देखा होगा पब्लिकेशन होता है फ्रंट पेज पर मैगजीन के, उसमें एक पिक्चर छिपी हुई थी। एक थे बोरिस बेकर, जो कि एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर थे। टेनिस प्लेयर थे बोरिस बेकर, उनकी और उनके फियांसे की इमेज छिपी हुई थी। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या थी कि उनकी इमेज हाफ न्यूड थी, दोनों की हाफ न्यूड फोटोज लगी हुई थी उस मैगजीन के ऊपर। तो क्वेश्चन ये उठाया गया कि देखिए ये अपने आप में ऑब्ससीन मटेरियल है, कि ये अभद्रता फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, क्योंकि ये अर्धनग्न फोटोज है दोनों की। इस केस में फिर कोर्ट ने के पास क्वेश्चन हुआ कि यदि कोई व्यक्ति हाफ न्यूड फोटोज खिंचवा रहा है तो क्या वो ऑटोमेटिक ऑब्ससीन मानी जाएगी। तो कोर्ट ने माना कि देखिए, यदि कोई पिक्चर किसी महिला की हाफ न्यूड है या सेमी न्यूड है, तो वो अपने आप में ऑब्ससीन नहीं मानी जा सकती, जब तक कि उसका ये ऐसी टेंडेंसी ना हो, उस पिक्चर को देखकर ऐसी टेंडेंसी राइज ना हो कि इससे किसी व्यक्ति की थॉट प्रोसेस है वो इफेक्ट हो सकती है और सेक्सुअल डिजायर्स अराइज हो सकती है उस फोटो को देखकर। जब तक कि ऐसा आभास ना हो उस फोटो को देखकर, जब तक हम उसे ऑब्ससीन नहीं मानेंगे। और इस केस में दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जब ये फोटोज निकल के आई थी, तो इस केस में उनके जो टेनिस प्लेयर थे, उनकी वाइफ थे, उन्होंने क्लियर किया था कि हमने जो ये इमेज डाली है, हमारा पर्पस ये भद्रता फैलाने का नहीं है, अश्लीलता फैलाने का नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि हमारा जो प्यार है वो एक रेस से ऊपर उठकर है। यदि हम दोनों का स्किन कलर अलग है, एक गोरा है एक काला है, हम इस काले गोरे के भेदभाव से ऊपर उठ के हमने प्यार को रखा है। इस इमेज में वही डिपिक्ट किया था कि जो उनके फियांसे थे, टेनिस प्लेयर थे बोरिस, वो गोरे थे, उनकी वाइफ डार्क कलर थी। तो उन्होंने कहा कि हमें भेदभाव खत्म करना है, इसका रेशियल भेदभाव खत्म करना है, और हमें जो प्यार जो हार्मनी है उसको ऊपर रखना है। हमारा पर्पस केवल यही था कि फोटोग्राफ का पर्पस था इंटर रेशियल हार्मनी और लव क्रिएट करना, ना कि हमारा माइंड है कि हम किसी को करप्ट करें, किसी के माइंड को डिप्रेव करें ऐसी चीज दिखाकर। तो कोर्ट ने भी इस चीज को करेक्ट माना। कोर्ट ने कहा हाँ, इस फोटो को देखकर कहीं से भी हमें ऐसा राइज नहीं लगता कि ये किसी ना किसी के माइंड को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इस केस में कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स बोले कि हम यहाँ पर कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेंगे, कि मतलब जो करंट है आज की डेट में हमारी कम्युनिटी के क्या मॉरल्स है। समाज बदलता है तो समाज के हिसाब से कहीं ना कहीं थॉट्स बदलते हैं, विचार बदलते हैं। जो चीज 100 साल पहले शायद इमोरल थी, आज वो चीज इमोरल ना हो। पहले के सालों में लिव इन को अलाउ नहीं किया जाता था, वो इमोरल होती थी। आज की डेट में लिव इन रहना एक मोरल स्टैंडर्ड्स में आ गया है और सब रहते हैं। तो समय बदलता है, समाज बदलता है, उससे विचार भी आपके बदलते हैं। और कोर्ट ने बोला कि अब हम एक व्यक्ति विशेष को नहीं देखेंगे कि एक व्यक्ति का माइंड इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, हम देखेंगे एवरेज पर्सन। यदि हमारे पास 100 लोग हैं, हम 100 लोगों को वो कंटेंट दिखाएंगे एज अ होल, और देखेंगे कि उन 100 लोगों में कितने लोगों के विचार प्रभावित होते हैं ऐसी चीज को देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर। यदि 100 लोगों में से 70 लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनका इफेक्ट नहीं हुआ, केवल 30% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ऑप्शन है, तो कोर्ट ने बोला हम मेजोरिटी मानेंगे कि ऑन एन एवरेज व्यक्ति क्या सोचते हैं। तो हम एवरेज पर्सन का व्यू देखेंगे और देखेंगे एज अ होल कम्युनिटी के विचार कैसे बनते हैं। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे आज के स्टैंडर्ड्स। आगे समय बदलेगा, समय के हिसाब से हमें थॉट्स बदलने हैं अपने आगे। तो ये कोर्ट ने माना था अपने आप। तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि नहीं, उसने अश्लीलता नहीं फैलाई इस फोटो से, उनका पर्पस एक अच्छा ऑब्जेक्टिव था, हार्मनी लव क्रिएट करने का। इसके बाद दोस्तों आया मिलर टेस्ट। ये यूएस का टेस्ट है, इसमें भी दोस्तों वही अपनाया गया कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट अपनाया गया ऑन एवरेज पर्सन, कि समाज में जो लोग रहते हैं उसमें मैक्सिमम लोग का क्या विचार है उस फोटोज को देखकर। तो इसमें कोर्ट ने 3 चीज बोली थी। पहली बात, हमें ये स्टैंडर्ड्स अपनाने हैं ऑन एवरेज पर्सन, और देखना है कि क्या वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर वर्क डिपिक्ट करता है सेक्सुअल कंडक्ट को इन पेटेंटली ऑफेंसिव वे, अपने आप में ऑफेंसिव दिखा रहा है वो, और क्या उस वर्क में जो आपकी लिटरेरी है, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल वैल्यू है वो खत्म है या नहीं है। ये कोर्ट ने टेस्ट अपनाया था इसमें। ये दोस्तों कुछ पर्टिकुलर टेस्ट थे। लेकिन दोस्तों हमारा कहना फिर भी आज यही है कि हमें अपने जो डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है हमारे बच्चों को, वो गलत मैसेज ड्रॉ करता है। आपके पास भली फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, लेकिन आप एक समाज में रहते हैं, आपके कुछ
दायित्व बनते हैं समाज में। आप यूथ आइकन होते हैं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका फैलाव हर जगह है, छोटा बच्चा भी देखता है, बड़ा इंसान भी देखता है। तो आप कंटेंट ऐसा दीजिए जो किसी व्यक्ति का फायदा कर सके, उसकी सोच बदले, अच्छे विचार बने, एक पॉजिटिव वे में व्यक्ति लीड करे, ताकि हमारी जो कंट्री, हमारा देश है, वो प्रोग्रेस हो अच्छे वे में, हमारे देश का नाम अच्छे कामों से हो, ना कि गंद फैलाने से हो। सो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा आज का चैनल था, और हम आप यूट्यूब के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, और क्या आपको भी लगता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी एक तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए, उनके ऊपर भी अथॉरिटी होनी चाहिए जो क्रॉस चेक करे कि कंटेंट ऑप्शन है या नहीं, जैसा कि फिल्म्स के ऊपर होता है थिएटर में रिलीज होने से पहले। और देखिए दोस्तों, हमारे समाज में पहले भी ऐसी कॉमेडी रही है जहाँ पे हमारे कॉमेडियंस ने अच्छा काम कर करके भी लोगों को हंसाए हैं। चार्ली चैपलिन हो चुके हैं, मिस्टर बीन हो चुके हैं, टॉम एंड जेरी देखते थे, इतनी अच्छी मूवीज आती हैं जिसको हम देख देख के हंसते हैं, लेकिन सबकी कॉमेडी बहुत क्लीन थी, जहाँ व्यक्ति हंसेगा भी लेकिन कंटेंट अच्छा होता है। तो आप ऐसा भी कंटेंट दे सकते हैं जहाँ समाज हंसे, अच्छी क्लीन कॉमेडी देखे। सो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच।